Hello everybody, welcome at Abhimanyu IS. The leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years since its beginning in 1999. मैं डॉक्टर एच सिद्धू अभिमन्यु IS में इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस टीच करता हूँ. I have been mentoring the civil services aspirants for more than 15 years, and I have authored many books also for the preparation of the UPSC and state civil services examinations. Before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IS, we are commencing fresh batches for the preparation of the UPSC and state civil services examinations. That is prelim and main examinations targeting 2023-24. This will be a one-year program and will be available through offline and online modes. If you want to join, you may click on the link given in the description. So Abhimanyu IS में हमने एक issues and analysis series start की है. इस series के अंदर हमारे faculty members अपने अपने एरियाज़ में से जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं फॉर द पर्पस ऑफ द यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशंस उनको डिस्कस करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं. सो इन माय ओपिनियन दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम विच हैज़ बीन कमेंस्ड एट अभिमन्यु IAS. सो आज मैंने जो टॉपिक यहाँ डिस्कशन के लिए लिया है that is related with the Indian economy, and the name of the topic is a national monetization pipeline. Will it work in India? You know कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्टार्ट की है स्कीम. इस स्कीम के अंडर कुछ जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस में जो प्रोजेक्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट्स की मोनेटाइजेशन करनी है. उन प्रोजेक्ट्स की मोनेटाइजेशन करके उनमें से पैसा निकाल के उसको नए इंफ्रास्ट्रक्चर मींस ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं जो उनमें इन्वेस्ट करना है. सो जो मोनेटाइजेशन का तरीका क्या रहेगा कि इसके अंदर जो हमारे ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं दोज प्रोजेक्ट्स विल बी हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट पार्टीज़ ऑन लीज फॉर ए टाइम ऑफ 4 years, एंड उनसे जो पैसा लेके उस पैसे को फर्दर स्पेंड करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ द क्रिएशन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर. And according to the target of the government, approximately 6 lakh crore rupees are expected to be generated this way. So इसी के संदर्भ में आज का हमारा ये लेक्चर है या आज की हमारी ये एक शॉर्ट डिस्कशन है कि ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है जो कंसेप्चुअली एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है, बट इज़ इट गोइंग टू वर्क इन इंडिया या क्या चैलेंजेस हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस डिस्कशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या क्या देखेंगे. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी विल सी हियर इज़ दैट व्हाट इज़ मोनेटाइजेशन. मोनेटाइजेशन क्या है पहले हम इस चीज़ को समझेंगे. दूसरा है इंडियाज़ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. तीसरा है विल इट वर्क इन इंडिया, एंड द फोर्थ इज़ द कंक्लूजन. सो दीज आर द 4 सब टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस डिस्कशन. मोनेटाइजेशन क्या है, इंडिया की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, विल इट वर्क इन इंडिया, क्या ये भारत में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, एंड देन अल्टीमेटली कंक्लूजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मोनेटाइजेशन. मोनेटाइजेशन होता है कि किसी एग्जिस्टिंग एसेट को मनी में कन्वर्ट करना. दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय द
monetization. Okay, so monetization means converting an asset into money. Monetization क्यों करते हैं? It improves the liquidity and frees the investment that is locked in low performing or non performing assets. So monetization का हमें मेन बेनिफिट ये होता है कि मोनेटाइजेशन करने से एक तो लिक्विडिटी इम्प्रूव होती है, पैसा आता है, फ्लो आता है पैसे का, एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इससे क्या होता है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लो परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर पड़ी है, विच इज़ नॉट गिविंग द आउटपुट टू अस, और इन्वेस्टमेंट इन दोज एसेट्स विच आर नॉट ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, सो वहाँ से हम मनी निकाल के and we will be able to spend that money into the productive sector. That is the main thing. And there can be various ways of monetization. Monetization के different तरीके हो सकते हैं. जैसे एक तरीका ये है डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट करती आ रही है. After the LPG reforms were introduced into Indian economy, since then the government is you can say sticking on the policy of the disinvestment. So disinvestment में गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनमें से अपना स्टेक जो है वो पब्लिक को मीन्स इन द फॉर्म ऑफ द शेयर्स, और या फिर वो प्राइवेट पार्टीज़ को यू कैन से बेच रही है, और गवर्नमेंट उसमें से अपना जो कैपिटल है उसको निकाल रही है. So that is the disinvestment in the public sector enterprises. And दूसरा तरीका क्या है कि transferring an asset to someone for a limited period with revenue rights. या कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि हमारी एसेट को हम किसी दूसरे पर्सन को एक लिमिटेड पीरियड के लिए उसको हम दे देते हैं, उसको हम रेवेन्यू राइट्स दे देते हैं कि लेट सपोज 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए you have been authorized to use this particular asset, and for this much consideration, and whatever the revenue will be generated from that asset, you will be having the right on that revenue. So ऐसा भी होता है, जैसे हम लीज के ऊपर देना कहते हैं. So what is national monetization pipeline? जैसे हमने पहले भी बात की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसको हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी कहते हैं, इसको 2021 में अगस्त में लॉन्च किया है. सो ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन थी या है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द नीति आयोग इन कंसल्टेशन विद वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज. सो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज से मिलके नीति आयोग ने इसको डिवाइस किया है, हमारी जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन. सो इसके पीछे जो फिलॉसफी वो क्या काम कर रही है, कौन सी फिलॉसफी है कि हम मोनेटाइजेशन करके मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में से पैसा निकाल के उस पैसे से नई एसेट्स को क्रिएट करना. दैट इज़ द फिलॉसफी विच इज़ बिहाइंड दैट. सो इट इज़ एम्ड एट टैपिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट. सो इसमें हम क्या करेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को टैप करेंगे फॉर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, और उसी पैसे से हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर की हम क्रिएशन करेंगे. सो दिस विल अलाउ द recycling of investment in government owned brownfield projects for building greenfield infrastructure. So इससे क्या होगा कि हमारे ऑलरेडी जो ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होते हैं. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो प्रोजेक्ट्स नए क्रिएट किए जाते हैं. सो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में से इन्वेस्टमेंट को निकाल के उसकी रिसाइकलिंग करके उसकी मदद से हम नए प्रोजेक्ट लगाएंगे. सो मोनेटाइजेशन थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट एंड मोनेटाइजेशन of non-core assets have not been included in the
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। सो इसमें क्या है, पहली बात तो ये है कि जो मोनेटाइजेशन हम डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू कर रहे हैं वो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का पार्ट नहीं है, उसको इसके अंडर नहीं लिया गया। एंड दूसरी चीज़ है, इसके अंदर हम सिर्फ कोर एसेट्स हैं जो उन्हीं की मोनेटाइजेशन करेंगे, नॉन कोर एसेट्स की मोनेटाइजेशन नहीं करेंगे। नॉन कोर एसेट्स आर दोज एसेट्स which are not considered critical for the purpose of production and which are not considered critical for generating revenue. So those are the non-core assets. So that means दो important points हैं preliminary के point of view से कि जो monetization through disinvestment है that will not be included in this, and दूसरा जो प्रिलिमिनरी से के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है कि नॉन कोर एसेट्स की मोनेटाइजेशन है, दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस। और एक और पॉइंट जो प्रिलिमिनरी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स की मोनेटाइजेशन करेंगे, ओके। एंड दूसरा है किस फिलॉसफी के ऊपर बेस करता है, क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन फिलॉसफी है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट करवानी है, और इसको नीति आयोग ने डिवाइस किया था इन कंसल्टेशन विद वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज, एंड दिस वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2021. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट facts for the purpose of the preliminary examination. Okay. And then India's national monetization pipeline, इसमें लिखा कि the framework for the monetization of core assets has 3 key imperatives. 3 important points हैं इसमें. One is the monetization of rights, not ownership. Very important point. कि ये जो हमारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम विच हैज़ बीन डिवाइज्ड बाय द नीति आयोग एंड विच हैज़ बीन ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस इन अगस्त 2021, इसके अंदर हम मोनेटाइजेशन ऑफ राइट्स करेंगे, ओनरशिप की मोनेटाइजेशन नहीं करेंगे। दैट मीन्स जो भी गवर्नमेंट के ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं कोर एसेट से रिलेटेड हैं, उनकी ओनरशिप प्राइवेट पार्टीज़ को नहीं ट्रांसफ़र की जाएगी, केवल उनके जो रेवेन्यू राइट्स हैं जो दोज विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्राइवेट पार्टीज़। सेकेंड इज़ ओनली डी रिस्कड एंड ब्राउन फील्ड एसेट्स विद स्टेबल रेवेन्यू जनरेशन प्रोफाइल्स। सिर्फ वही एसेट की मोनेटाइजेशन की जाएगी जो ब्राउन फील्ड एसेट्स हैं और जिनसे स्टेबल रेवेन्यू आने की संभावना है, जहाँ आ रही है। बिकॉज अगर रेवेन्यू की स्टेबिलिटी नहीं है तो प्राइवेट पार्टीज़ एंड प्राइवेट प्लेयर्स विल नॉट कम फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट द मनी। एंड द थर्ड इज़ द स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप्स अंडर ए डिफाइंड कंट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क। इसके अंदर हम पार्टनरशिप करेंगे, एक कंट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क होगा, डिफाइंड होगा, उसके अंडर हम जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं उनके साथ स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप करेंगे, उनको रेवेन्यू राइट्स देंगे, और आफ्टर द completion of the period of agreement or the period of contract, the rights will be, you can say, reverted back to the government. For the overall implementation and monitoring of national monetization pipeline, an empowered group of secretaries under the chairmanship of cabinet secretary has been constituted. इसके लिए क्या किया है, इसकी implementation के लिए, इसकी monitoring के लिए एक empowered group of secretaries, secretaries of those ministries, जिन ministries की जो assets हैं या जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मोनेटाइजेशन की जाएगी, उनके सेक्रेटरीज, और इनका चेयरमैन कौन होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी होगा. सो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़िम्मेवार होंगे एंड दे विल आल्सो मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द दिस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. एंड नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन estimates an agreed monetization potential of rupees 6 lakh crore through core assets of the central government over a period of 4 years from 2025 to 2028.
2022 टू 2025, ओके, क्योंकि ये 2021 में लॉन्च की है। एक साल हो गया 21 टू 22, दूसरा साल हो गया 22 से 23, तीसरा साल हो गया 23 से 24, एंड जो फोर्थ ईयर हो गया 24 से 25। सो दीज आर द 4 ईयर्स। सो ये 4 साल के पीरियड के अंदर एस्टीमेट है कि हम 6 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू है जो वो जनरेट करेंगे कोर एसेट्स की मोनेटाइजेशन से। सो दिस विल कंट्रीब्यूट 14% टू द 43 लाख नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। एक गवर्नमेंट ने 2019 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्टार्ट की थी। सो वो भी 2019 से लेकर के 2025 तक है। सो इस पीरियड के अंदर अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इन्वेस्ट ₹43 लाख करोड़ इन द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इन द कंट्री, एंड इसका जो 14% है दैट विल बी contributed through by the monetization, national monetization pipeline. So that's the point here, and these are the certain ministries, okay, जैसे रोड्स है, मोनेटाइजेशन कितनी करेंगे 1,60,000 की। सिमिलरली रेलवेज़ है, पावर ट्रांसमिशन है, पावर जनरेशन है, नेचुरल गैस पाइपलाइन है, प्रोडक्ट पाइपलाइन और अदर्स, टेलीकॉम है, वेयर हाउसिंग है, माइनिंग है, एविएशन है, पोर्ट्स है, स्टेडियम्स हैं, एंड अर्बन रियल एस्टेट। सो इन सब से मिलाकर के जो टोटल रेवेन्यू जो हमें जनरेट होने वाला है 6 लाख करोड़ रुपया, 6 लाख करोड़ रुपीस रेवेन्यू इज गोइंग टू बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस। सो अब है कि विल द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम वर्क इन इंडिया, जो हमारा मेन पार्ट है, बिकॉज ये प्रोग्राम तो है तो इम्पोर्टेंट, कंसेप्चुअली दिस इज़ वेरी गुड प्रोग्राम, एंड इसकी नीड भी लगती है बिकॉज वी डोंट हैव द sufficient capital for investment into the infrastructure related projects, so that is why हमने कहीं ना कहीं से हमने रेवेन्यू जनरेट करना था, हमने मनी जनरेट करना था फॉर दैट पर्पस। और स्कीम अच्छी है कि कुछ सालों के लिए हमने रेवेन्यू राइट्स दे दिए हैं प्राइवेट पार्टीज़ को, ओनरशिप नहीं दी, वही रेवेन्यू जनरेट करके उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में लगाएंगे और उसका हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा। कैसे बेनिफिट मिलेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इकोनॉमी की एक्सपेंशन होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमने कर ही ली है बात। सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ फॉर ओवरऑल पब्लिक वेलफेयर। ओवरऑल पब्लिक वेलफेयर के लिए हम जो रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ की इंटीग्रेशन इससे होगी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर हम ग्रोथ का चाहते हैं कि ग्रोथ का डिस्ट्रीब्यूटिव एडवांटेज मिले, डिस्ट्रीब्यूटिव बेनिफिट मिले इन द वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री, दैट इज़ द रूरल एरियाज आल्सो। सो फॉर दैट पर्पज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंटीग्रेट द रूरल एरियाज एंड सेमी अर्बन एरियाज विद द अर्बन सेंटर्स ऑफ द country, so that there should be the distributive advantage of the growth, and that will promote the equality also, and that will be a great social justice, we can say. So bringing more private investment by opening new window of opportunity for them. So इससे क्या होगा कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए हमने एक नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, क्योंकि अब उनके पास ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए गए प्रोजेक्ट्स हैं। दे मे कम फॉरवर्ड, पुट मनी इनटू दैट, एंड मोर ओवर दोज आर रिलेटेड विद द कोर एसेट्स विच आर रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स विच आर क्रिटिकल फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू आल्सो। सो दैट इज़ वाई इन दैट रिस्पेक्ट आल्सो वी कैन से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये 4 पॉइंट्स को देख के हम ये कहते हैं कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का इंडिया को बेनिफिट होने वाला है। अब है कि क्या ये काम करेगी, बिकॉज देर आर सर्टन इश्यूज आल्सो। जब हम देखते हैं कि क्या कोई चीज़ वर्क करेगी, सक्सेसफुल होगी, नहीं होगी,
तो हम देखते हैं स्कोप क्या है एंड रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस या चैलेंजेस कौन कौन से हैं। सो स्कोप तो हमने देख लिया कि भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की डिमांड है, दैट इज़ वाई स्कोप एग्जिस्ट करता है। अगर वैसा होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कनेक्टिविटी होगी रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ की अर्बन एरियाज़ के साथ या मेट्रोपॉलिटन्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडवांटेज ऑफ ग्रोथ जाएगा एंड मोर ओवर प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट की एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन ए कंट्री लाइक इंडिया। बट देर आर सर्टेन इशूज़। फर्स्ट इशू इज़ whether the expected revenue will be generated or not। एक बड़ा पॉइंट है कि क्या जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, जो हम 6 लाख करोड़ रुपीस का अंदाज़ा लगाए बैठे हैं, whether that revenue is going to be generated or not, क्योंकि ये तभी वर्क करेगी, तभी सक्सेसफुल होगी अगर हम इससे टारगेटेड रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। अगर टारगेटेड रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे, सो दिस विल नॉट बी सक्सेसफुल, वी कैन से, बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू मीट द गोल और मीट द टारगेट एंड इवन हम अपनी एसेट्स भी प्राइवेट हैंड्स में दे देंगे। सो नेक्स्ट इज, विल प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बी इंटरेस्टेड एंड कम फॉरवर्ड फॉर पुटिंग इन देयर कैपिटल फॉर ए लिमिटेड टाइम स्पैन ऑफ 4 years ओनली। ये भी एक इशू है कि क्या जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है वो आएंगे, वो इसमें इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि जो उनको टाइम स्पैन है वो बहुत लिमिटेड टाइम स्पैन दिया जा रहा है। ओनरशिप राइट तो दिए नहीं जा रहे, रेवेन्यू राइट्स दिए जा रहे हैं, और वो भी एक शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए, विच इज़ ऑफ द 4-5 years ओनली। सो दैट इज़ वाई विल दे बी इंटरेस्टेड एंड विल दे कम फॉरवर्ड फॉर दिस। नेक्स्ट इज़ corruption and administrative inefficiency. These are the two diseases, two problems you can say, which are affecting the economic system in our country. So that is why this is also an important point over here, that corruption and administrative inefficiency may hinder the successful implementation and operation of the scheme। क्योंकि corruption की वजह से क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि समटाइम्स यू कैन से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली एसेट्स हम कम लीज अमाउंट में प्राइवेट पार्टीज़ को कई बार ऐसा होने की गुंजाइश बनती है। एंड दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी की वजह से स्कीम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आएगी। वी विल टू मच इम्पॉर्टेंट will too much importance to the private sector suit India, as India is a country with high prevalence of poverty। भारत एक ऐसा कंट्री है जिसमें पावर्टी की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। सो ऐसी सिचुएशन में क्या प्राइवेट सेक्टर को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी क्या हमारे यू कैन से हक में जाएगी या हमारे फेवर में रहेगी या नहीं रहेगी। बिकॉज ऐसी सिचुएशन में अगर प्राइवेट सेक्टर को हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल दे देते हैं, then most of the infrastructure in the country if goes in their hands, so then the poor people may not be served adequately because they will try to charge more, they will try to make more profits from that। So then in that case we can say that जो हम एक sort of the inclusive development की बात करते हैं, कहीं हम वहीं पर ना चूक जाएं, because if the prices charged will be higher, so then for many of the people, so that will not be, we can say, accessible। so वो accessible नहीं रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए। so that is the point over here। and the next is that in the past many schemes and programs in India have either backfired or misfired। क्योंकि पहले भी भारत सरकार ने बहुत अच्छी प्लान्स बनाई हैं और वो प्लान्स इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। जैसे जीएसटी के ऊपर क्वेश्चंस हैं, डिमोनेटाइजेशन के ऊपर अभी तक क्वेश्चंस हैं, फार्मर्स इनकम जो डबल करने की बात थी उसको लेकर के भी अभी तक हम कोई बहुत ज़्यादा किसी यू कैन से अच्छा मुकाम हम अचीव नहीं कर पाए। बिकॉज ऐसा नहीं लग रहा कि हम 2022 में या 23 में भी हम फार्मर्स इनकम को डबल कर पाएंगे। सो ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा।
So now at the end we can say that जैसे हमने पहले बात की है कि conceptually the scheme is very good. It is true that government's business is not to do business. The government is bound by rules and therefore it lacks courage to take bold commercial decisions. Conceptually ठीक लगती है, गवर्नमेंट को बिजनेस एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कम करना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट्स बिजनेस इज़ नॉट टू डू द बिजनेस एंड गवर्नमेंट सेक्टर है जो वो बहुत सारे रूल्स वहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं, सो दैट इज़ वाई दैट इज़ बाउंड बाय द रूल्स, जिस वजह से जो वहाँ जो मैनेजिंग जो हमारी जो हमारा मैनेजरियल फोक होता है, सो दे डोंट हैव द नेसेसरी करेज टू टेक बोल्ड कमर्शियल डिसीजंस, सो दैट इज़ वाई दिस विल लिमिट द सक्सेस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. सो ये जो चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट इज़ बाउंड बाय द रूल्स, दैट इज़ वाई दे don't have the courage to take the commercial decisions, and there is corruption, inefficiency, delay in decision making, etc., etc. So many things are there, red tapeism, and due to all this we can say that the public sector है जो that is not performing well, उनकी जो success है that remains limited, and therefore in the wake of that we can say that national monetization pipeline seems conceptually very good. Rest will depend on its implementation, but we can hope for good. So this is all about today's topic. So I hope this is clear to you, and in case you have any query, you may write in the comment box. I will be happy to address your query. So thank you very much, all the best. We'll see you next time with a new topic.